लेकिन यहाँ से सीधे रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, फाइनल बेट का। बताइए रजत। बिल्कुल, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जिसको मैंने चुना है और जहां पर मैं समझता हूं कि यहां से तेजी अभी और बढ़ेगी। देखिए ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव था, लेकिन निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली स्मार्टली पुल बैक दे रहा है। अप्रैल के बाद से अब तक 200 DMA के नीचे नहीं गया है, बार बार सपोर्ट लेता है और वहीं से बहुत स्ट्रांगली रैली बनती है। यहाँ से भी तेज हो सकता है और इनफैक्ट हाल फिलहाल में 5 अगस्त को अनाउंसमेंट आई थी कि कंपनी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में 2 नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उससे आने वाले समय के लिए बॉटम लाइन रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनती है। ऊपर से जो इस बार के जो तिमाही नतीजे आए थे उसमें 26 करोड़ के आसपास का बॉटम लाइन जो कंपनी ने पोस्ट किया था, जो वायन आधार पर बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन क्वार्टरली काफी स्ट्रांग एस्केलेशन देखने को मिली थी। ब्रिगेड यहाँ से चला तो अपने प्रीवियस हाई जो मंथली हाई है 172 के आसपास वहां तक पहुंचने का दम रखता है और वैसे भी जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर है और लॉन्ग टर्म एवरेजेस को बहुत समय से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से खरीदारी बन सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पे। आप 172 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को। ओके, 172 के टारगेट के लिए 166.25 पे करीब 6.5 रुपये ये स्टॉक ऊपर कारोबार कर रहा है। शुक्रिया रजत इस पूरी बातचीत के लिए। और आज का अगर आप देखें ये आखिरी आधे घंटे के लिए एक स्टॉक रिकमेंड करने के लिए और कुछ स्टॉक्स जहां पर हम नज़र रख के चल सकते हैं, जिसमें आप देखिए एक इंडियाबुल्स वेंचर्स ये भी तेज़ है आज, लगभग 4.5% ऊपर। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 68.25 पे 5.5% ऊपर। ये जो कैंडल बनी है ना स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में, आज जरा इसको थोड़ा बारीकी से देखें और टेक्निकली शायद हम इसको एक कैंडल रिवर्सल के संगे दे सकते हैं। यानी एक स्टॉक जो कि काफ़ी समय से, याद रखिए बहुत सरल भाषा में ये कह सकता हूँ कि जो कि डाउन ट्रेंड में था, नीचे गिरता जाता, सडनली एक ऐसा दिन आता है जब बाजार उसमें इंटरेस्ट शो करता है, ट्रेडर्स उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं और प्राइस रिवर्स हो जाता है। लास्ट दिन के लो के नीचे खुलता है और ऑलमोस्ट पिछले दिन के हाई के ऊपर जाके सेटल होता है। मानस, आई होप आपकी नज़र आज सारे चार्ट्स पे गई होगी लॉजिस्टिक्स में। स्नोमैन हो गया, पटेल इंटीग्रेटेड हो गया, गति हो गया, इनमें से कोई आपको जो कि बड़ा अच्छा लगता है? 146.75 पे गति भी फॉर द टाइमिंग। देखिए मैं प्रेफर करूंगा गति में पोजीशन बनाना, क्योंकि लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो 140 130 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, उसी के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक 200 दिनों का मूविंग एवरेज को ब्रेक करके कोशिश करेगा 160 के लेवल्स को टच करने का, जो कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो ट्रेडिंग बेट लेना होगा तो गति प्रेफर करूंगा मैं और अपने स्टॉप लॉसेज 140 के नीचे लगाऊंगा। इस बीच आप देखिए डाबर को देखिए आप डे हाई पे 370 पे। और देखिए मुझे इस स्टॉक को बड़ा कॉन्फिडेंस है। एक बात ये भी देखिएगा, अगर आप मैं आपको इनफैक्ट तथ्यों के साथ ये बात बताता हूँ कि डाबर का कल का डिलीवरी वॉल्यूम कितना था। डाबर इस वक्त डे हाई पर है, इन द एंटायर बास्केट ऑफ FMCGs पे सबसे स्टेबल रहा है ये पिछले 3 दिन में। कल के डिलीवरी वॉल्यूम्स थे 87.08%। 87% के डिलीवरी वॉल्यूम्स। आशीष 320 के बीच तक भी गया और लास्ट टाइम मेरी जो कैलकुलेशन थी डाबर पे वो थोड़ी सी गलत हुई थी। 320 का कॉल राइटर बड़ा इसको निकलने नहीं दिया उसने जुलाई में। 320 के ऊपर डिप लिया इसने, 280 तक आया, नंबर्स भी आए उस दौरान। हालांकि नंबर्स से बाजार ठीक ठाक था, ज़्यादा अगर आप देखें नेगेटिव नहीं रहा बाजार इनके नंबर्स पे। अब 303.85 पे है। इस प्राइस में इंटरेस्टिंग लगता है आपको डाबर आशीष? देखिए मेरा मानना है वीरेंद्र, जो FMCG स्टॉक्स है वो थोड़ा सा प्राइस्ड है। तो आप देखिए पिछले कुछ समय से ना HUL कहीं जा रहा है, ना मैरिको में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, ना ITC में मूवमेंट है, क्योंकि जो मॉनसून रिलेटेड रैली थी FMCG स्टॉक्स की वो एक तरह से प्राइस्ड इन हो गई है। तो मुझे लगता है कि डाबर भी चूँकि सिर्फ 52 हफ्तों के उच्चतम लेवल से करीब 15-17 रुपये ही दूर है, बट एक जो अच्छे रिजल्ट भी डाबर ने दिए इंस्पाइट ऑफ जो भी ऑड्स थे, बट अभी थोड़ा प्राइस्ड इन है और स्टॉक महंगा है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप पे स्टॉक मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब भी FMCG स्टॉक्स बाय करने का वही सही समय रहता है जब ये करेक्शन मोड में हो, ना कि जब ये बढ़ रहे हो। तो क्योंकि हमेशा इसमें स्टॉक में जो ट्रेडर्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो डाबर जरूर लेने का समय आएगा, पर 280-85 के आसपास मेरा मानना है कि इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए। अभी 303-305 पे मैं नया निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। बिल्कुल। इस बीच पिरामल एंटरप्राइज पर आज अच्छा मुंह देखने को मिला। इसकी एक वजह है इस कंपनी की नई खरीद जो इन्होंने US में की है। इसके बाद इस पूरे ग्रुप के लिए मायने किस तरह से बदले हैं ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, और एक बड़ी खरीद कंपनी की तरफ से, इस बार इट्स बैक टू द रूट्स फार्मा।
शुक्रिया मेहर। रादर ये भी कह सकते हैं मेहर कि जब 2010 में कंपनी इस कारोबार से बाहर हुई थी तब तक भी इस कारोबार के लिए कंपनी ने 18 एक्विजिशन कर रखे थे, तो अब एक और एक्विजिशन करे कंपनी वापस कारोबार के अंदर आ गई है। लेकिन उस टाइम यानी 2010 में जब कंपनी ने इस कारोबार से निकली थी तब 16,000 करोड़ रुपए कंपनी को मिले भी थे, जिसको बतौर स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने बांटा भी था। और वहीं से ही एक्विजिशन का सिलसिला लगातार शुरू हुआ। इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अजय पीरामल ने और अदरवाइज भी कंपनी ने अच्छे एक्विजिशंस किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले एक वोडाफोन में एक्विजिशन हुआ जो कि 2012 में था, करीब 9-9.5% के आसपास स्टेक खरीदा गया था। रफली 6,000 करोड़ रुपए में स्टेक खरीदा, जिसको बेचा गया 92 से 95 करोड़ रुपए, 95-100 करोड़ रुपए के बीच में, यानी कि 50 से 60% गेन के साथ इस स्टॉक को बेचा, इस इन्वेस्टमेंट को बेचा गया। तो वो एक अच्छा रिटर्न इन्होंने अर्न किया। उसके बाद दोबारा 2014 में इन्होंने श्रीराम ग्रुप के अंदर हिस्सेदारी खरीदी, इसके 3 अलग अलग कंपनियों में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, श्रीराम सिटी यूनियन में और श्रीराम कैपिटल में, इन तीनों में इन्होंने स्टेक खरीदा। उस समय उस सौदे खरीद की वैल्यू करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपए के आसपास थी, सारी कंपनियों की वैल्यू। लेकिन अब उसकी वैल्यू करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, यानी कि 150% से ज़्यादा का रिटर्न उस समय भी उनको आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस सौदे में भी उनको एक ज़ोरदार रिटर्न आया। उसके बाद इन्होंने एक रियल एस्टेट फंड और साथ साथ एक स्ट्रेस एसेट फंड भी बनाया, जहां पर भी अच्छे एसेट्स उनके पास हैं और अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे वो कामकाज कर रहे हैं। तो लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो एक अच्छा रिटर्न उन्होंने कमाई है। अगर मोटा मोटा भी मान के देखें तो इंडिविजुअली करीब 6 से 7,000 करोड़ रुपए का निवेश जो उन्होंने आज से 5 साल पहले किया था, उसकी वैल्यू करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि दोगुने से कहीं ज़्यादा रिटर्न उनको ऑलरेडी इस निवेश पे आ रहा है। अब बात करते हैं आज के एक्विजिशन की, जो कि उन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन किया है। कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है पिछले 5 सालों में वो 23 से 25% के आसपास की लगातार मेंटेन्ड है, यानी 25% की सालाना रेवेन्यू की CAGR से कंपनी चल रही है। इस नए कारोबार की खरीद से कंपनी API कारोबार के अंदर फोकस करेगी और ये कारोबार वही कारोबार है जो कंपनी 5 साल पहले बेच कर आई है। तो ये एक अहम चीज़ है, कंपनी दोबारा वापस फार्मा कारोबार के अंदर विस्तार करने जा रही है। वाकई सुमित, जितने भी इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया आपने अजय पीरामल जी के, लगता है मेहर खच्चर पे भी अगर आप देखें दाव लगा देना तो कुछ दिनों में साल भर में घोड़ा बन जाएगा वो, क्या कहते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट जब इन्होंने इस कारोबार से एग्जिट किया था उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैं भी था, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि द रीज़न वाई ही सोल्ड ये पूरा बिजनेस 16,000 करोड़ में, क्योंकि उन्हें लगा कि इस समय जो वैल्यूएशन मिल रही है वो बेहतरीन है। इस वैल्यूएशन से वो ना सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए बल्कि ग्रुप के लिए आने वाले समय के लिए और बेहतर बिजनेसेस बिल्ड कर पाएंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से इस कारोबार को और स्ट्रेंथन भी करेंगे। तो वो अब तक तो लग रहा है वो स्ट्रैटेजी इस तरह से प्ले आउट हुई है। गौरंग, आपका व्यू क्या है पीरामल एंटरप्राइज पर? आई थिंक जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे आपके इंटरव्यू के बारे में मैनेजमेंट के साथ, और जिस तरीके से जो पूंजी उनको मिली उस कारोबार को बेच करके और फिर उन्होंने जो निवेश किया, और जिस तरीके से अभी सुमित भी बता रहे थे कि 30, 40, 50% का मुनाफा उनको मिला है। आई थिंक और ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, उन्होंने शेयर धारकों को तभी नहीं बुला था क्योंकि काफ़ी बड़ा हिस्सा उन्होंने डिविडेंड के रूप में शेयर धारकों को दिया था जब वो कारोबार बेचा था, और अब उन्होंने एक वैल्यू क्रिएट की है और साल दर साल लगातार रिटर्न दिए। जो भी निवेश उन्होंने अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल या सेक्टर किए हैं वहाँ पर भी उन्होंने वैल्यू क्रिएट की है। अब देखना ज़रूरी ये होगा कि ये जो कंपनी खरीदी है इन्होंने, इसका आगे जा कर के क्या इनके पास योजना है, किस तरह पर ये कॉम्प्लीमेंट करेगी और कहाँ पर ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी लेके जाना चाहते हैं, ये सब निर्भर होगा। लेकिन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखने जाए मीर, तो सवाल या निशान तो बिल्कुल ही खड़ा नहीं होता। बिल्कुल। खैर, अब यहाँ से अगर आप देखें निकल के थोड़ा सा BTSC ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। साक्षी हमारे साथ में, बताइए साक्षी कल के लिए ट्रेड्स कौन से कैरी कर सकते हैं? शुक्रिया वीरेन। शुरुआत करेंगे हम राजेश सतपुते की कॉल्स के साथ। इनकी पहली पिक खरीदारी के लिए है, हीरो मोटो इन्होंने पिक किया है। ऑलरेडी आज हमने जोरदार तेजी देखी भी है, आगे भी इनका मानना है कि तेजी रह सकती है। 3480 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलें, 3340 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। HDFC बैंक इन्होंने BTSC ट्रेड रिकमेंड किया है, टारगेट बताया यहाँ पर 1269 का, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 1224 का। आशीष क्याल की तरफ से पिक है ब्रिटानिया पर, खरीदारी की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं, 3500 का टारगेट है, स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 3250 का। इनकी अगली पिक जुबिलेंट लाइफ पर है, खरीदारी की सलाह यहाँ पर, टारगेट बताया 490 का, स्टॉप लॉस हम नीचे में 400 का लगा सकते हैं। इसके अलावा विकास सलोंकी की तरफ से 2 पिक्स हैं, TVS मोटर्स पर ये BTSC ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं, टारगेट्स यहाँ पर जो बताए हैं वो 324 के हैं, स्टॉप लॉस हमें नीचे में 300 का लगाना है। साथ ही आप देखिए मातसन सुमी पर भी ये बुलिश राय दे रहे हैं, टारगेट 340 का बताया है, स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 324 का।
बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आप कल के लिए नज़र रख सकते हैं। लेकिन अभी हमने बात की पिरामल ग्रुप पर, और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद श्री अजय पिरामल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर पिरामल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। इनफैक्ट आप शो में जुड़े उससे पहले मैं यही बात कर रहा था कि सबसे पहले जब आपने अपना कारोबार अबाउट को बेचा था, उस समय मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपने एक बड़ा ही लॉजिकल रीज़न दिया भी था उस मूव के लिए, दैट यू वांटेड टू क्रिएट वैल्यू, डाइवर्सिफाई, क्रिएट मोर न्यू रोबस्ट बिजनेसेस। नाउ इन दैट एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स, ये जो लेटेस्ट एक्विजिशन है एस स्टीवंस का, अब इसे किस तरह से ऐड करेंगे आप? हाउ विल इट ऐड अप? तो एश स्टीवंस ये एक्विजिशन है हाई पोटेंसी एपीआईज का, और ये हमारे जो एग्जिस्टिंग क्रैम्प फैसिलिटीज़ है उसको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आज हम बनाते हैं हाई वैल्यू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। कनाडा में एक साइट है टॉरकैन करके, और दूसरा हम लोग डेवलपमेंट आज इंडिया में भी करते हैं एनोर में। तो यहाँ एश स्टीवंस की एक स्पेशलिटी है कि हाई पोटेंसी, जो आजकल फ्यूचर ज़्यादा हाई पोटेंसी ड्रग्स में है, अगर आप देखेंगे ये ऑन्कोलॉजी या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है, और 25% जो नए अप्रूवल्स आ रहे हैं US FDA से नए प्रोडक्ट्स के लिए, वो ऑन्कोलॉजी की स्पेस में है। तो एश स्टीवंस वही उसी स्पेस को एक्चुअली सर्व करता है, और हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं टॉरकैन की और एनोर की, वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसके अलावा about 2 साल पहले हम लोग ने एक फैसिलिटी लेक्सिंगटन में इंजेक्टेबल्स की भी खरीदी थी। तो ये प्रोडक्ट अब इंजेक्टेबल करके भी उसको वो हो जाएगा। तो इस कारण काफ़ी इंटीग्रेशन होगा। कस्टमर्स जो एश स्टीवंस के हैं और हमारे एग्जिस्टिंग है काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कस्टमर बेस बढ़ जाता है, और पूरा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो आज हम कर रहे थे वही लोग एश स्टीवंस का भी कर सकेंगे, तो ओवरहेड्स भी कम हो जाएंगे। तो इस कारण ये सिनर्जिस्टिक भी होगा और स्ट्रेटेजिक फिट भी है। ओके, एग्जैक्टली आपने सिनर्जिस की बात की सर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि नॉर्थ अमेरिकन जो मार्केट है सर, वहाँ पे और आप कितनी अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं? जैसे कि आपने कहा जो हाई पोटेंसी एपीआई बिजनेस है और ऑन्कोलॉजी से जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे जाके जो और एक्विजिशंस होंगे सर, वो एग्जैक्टली क्या क्रिटिकल केयर या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस इसी एरियाज में होंगे? तो आगे जाके जो भी एक्विजिशंस होंगे आइदर क्रिटिकल केयर में होंगे, तब तो वो प्रोडक्ट आ गए, और ये अगर क्रैम्स में होंगे तो कोई सर्विसेज का भी हो सकता है। ओटीसी के माध्यम से हम लोग यूएस में एक्विजिशन नहीं करेंगे, क्योंकि ओटीसी हमारा सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस है और उसको इंडिया में ही रखेंगे। लेकिन ये दोनों क्रिटिकल केयर और क्रैम्स में ज़रूर कुछ ना कुछ आगे देखना चाहिए। बट मिस्टर पिरामल, विल यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, या फिर आप यूरोप में भी देखेंगे अपॉर्चुनिटीज इसके लिए? नहीं, दोनों ही यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, जापान में भी जो भी डेवलप्ड मार्केट्स है वहाँ देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़। सर मैं इस आई थिंक मौके का ना इस्तेमाल थोड़ा सा एक आपका तजुर्बा जानने के लिए भी कह सकता हूँ, आई थिंक सर आप देखिए बीते 6 महीने में, साल भर में इस वक्त फार्मा क्षेत्र की सबसे बड़ी टेंशन जो चल रही है वो है इंटीग्रेशन कॉस्ट्स, और दूसरी बात है कि एग्जैक्टली जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं और उनके तौर तरीके में, और US FDA के अगर आप देखें जो एनालिसिस हैं या फिर उनके जो अलर्ट्स आए हैं, उसने वाकई अगर आप देखें इन्वेस्टर्स के लिए भी और बाज़ार के लिए एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। सर इसका एग्जैक्टली कारण क्या है, और क्या वाकई हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी ख़राब है इस वक्त, और उनके टर्नअराउंड में एक वक्त लगेगा अभी? ऐसे जनरलाइज करना तो ठीक नहीं रहेगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रैक्टिसेस ख़राब हैं। जैसे कि हमारे आज 12 प्लांट हैं जो FDA अप्रूव्ड प्लांट हैं। ये प्लांट्स US में भी हैं, UK में हैं, और फिर इंडिया में भी हैं, और सभी ये हमारे प्लांट्स जो इंडिया में हैं और ग्लोबली
इनका US FDA इंस्पेक्शन हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, और कोई भी फैसिलिटी में आज तक हमें कोई 483 नहीं मिला है। तो कि कहना कि हमारी सब प्रैक्टिसेस ख़राब हैं वो तो ठीक नहीं रहेगा। पर इसके ये भी ज़रूर बात है कि कई प्लांट्स जो इंडिया में है आज, उनको FDA वार्निंग्स मिली है या कुछ नोटिफिकेशन मिले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी इतनी जल्दी थी कि अप्रूवल लो FDA का कि थोड़े शॉर्टकट्स हो गए हैं, और उसके कारण उसका अभी कॉस्ट कंपनीज को देना पड़ रहा है। बिल्कुल। बट कमिंग बैक टू दिस डील, अब इस डील के बाद जो कि विच इज़ ऑलमोस्ट वैल्यूड एट $43 मिलियन ऑल कैश, इसके बाद मिस्टर पिरामल जो नॉर्थ अमेरिका का कारोबार है आपका, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड बिजनेस, यानी क्रैम्स, क्रिटिकल केयर, ये यूनिट, इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके यूनिट्स हैं, इन सबको मिलाकर हम देखें, देन व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी एनहांसमेंट नाउ यू आर लुकिंग एट नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए? सो अगेन जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए कैपेसिटी एनहांसमेंट के अलावा जो कैपेबिलिटीज़ जो मिलती हैं वो देख रहे हैं। जैसे आप एश स्टीवंस में देखेंगे, to capability to manufacture high potency is a very special capability, because you have to be very careful कि उसका safety में उसका सब FDA के guidelines much tighter होते हैं। तो हम लोग ऐसे ही niche capabilities ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है कि general capacity बढ़ाएंगे। सर एग्जैक्टली OTC कारोबार को लेकर एग्जैक्टली आपका आउटलुक क्या है? वहाँ पे आके आप कितनी ग्रोथ देख रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर या फिर अगले आने वाले कुछ साल में? OTC जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो सिर्फ इंडिया के लिए हैं, और हम लोग बोथ ऑर्गेनिकली एज वेल एज थ्रू एक्विजिशंस ग्रो कर रहे हैं। लास्ट 8 महीने में 3 सेट्स ऑफ एक्विजिशन किए, एक तो फाइज़र की ब्रांड्स, दूसरी मर्क की, और एक तीसरी लिटल्स की, और इसमें मैं तो अच्छी ग्रोथ देख रहा हूँ, बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। तो करंट ईयर में वी विल बी शोइंग रियली गुड ग्रोथ रेट्स इन दैट, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जब आए हैं इनको ये इंटीग्रेट हो गए हैं, हमारे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी बढ़ गया है, एंड दे आर ऑल डूइंग वेल नाउ। मिस्टर पिरामल, इंडियन बिजनेस की अगर मैं बात करूँ ना, जिस तरह से कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ी है अलॉन्ग विथ OTC, द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट ये काफ़ी मर्ज हो गया है, इंटीग्रेट हो गया है, और काफ़ी एक्सपांड भी हो रहा है तेज़ी से। एंड लॉट ऑफ FMCG कंपनीज आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस, लॉट ऑफ फार्मा कंपनीज आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस। आपका व्यू इस पूरे सेगमेंट पे क्या है, एंड आर यू लुकिंग एट लॉन्चिंग सम प्रोडक्ट्स इन द हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट एंड नॉट नेसेसरीली प्योर OTC सेगमेंट, जो कि इसे केटर करे, इस डिमांड को केटर करे, जैसा हमने बहुत से केसेस में देखा है, बीट पतंजलि, डाबर, दे आर ऑल गेटिंग इनटू दिस नाउ। हाँ, तो आपने ठीक कहा, ऑब्जर्वेशन इज़ करेक्ट कि ये ग्रोथ सेक्टर है हेल्थ और वेलनेस का। हमारे अभी कई प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट। आगे चल कर के देखेंगे, एंड इफ़ दिस सेक्टर इज़ गुड फॉर अस, देन हम लोग एंटर भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट टाइम आपसे बात कब होगी मिस्टर पिरामल? व्हेन आर वी लुकिंग एट नेक्स्ट एक्विजिशन फ्रॉम यू, एंड इन विच स्पेस? बस देखिए, जैसे होगा आपसे ज़रूर बात करेंगे। सर आई थिंक मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, फॉलोअप है मेरा। हम ये भी कुछ देर पहले स्लाइड्स के जरिए व्यूअर्स को समझा रहे थे, दिखा रहे थे कि आपने बीते 5 साल में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की और उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं आज। एक आपका तजुर्बा सर, आपका एक्सपीरियंस बीते 2 साल के सरकार के कामकाज के हो गए, अभी कौन सा क्षेत्र आपको बीते 2 साल में सबसे अच्छा करता हुआ नजर आया सर? देखिए, अगर 2 साल से देखेंगे तो हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में किया है। सो सबसे ज़्यादा जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में किया है, चाहे हमारी खुद की NBFC हो या जो श्रीराम का इन्वेस्टमेंट किया था, और उसमें हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, बोथ रिटर्न्स के हिसाब से भी। राइट, और चलिए सर, इंतज़ार रहेगा अगली बार जब आपसे बात होगी, एंड इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस स्पेस में अगला एक्विजिशन या एक्सपेंशन आपकी तरफ से होता है। बट थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो।
तो ये थे मिस्टर अजय पिरामल एस स्टीवेंस के एक्विजिशन पर बात करते हुए। आशीष, क्विकली एनी वर्ड फ्रॉम यू? आपने सुना मिस्टर पिरामल को एंड हिज व्यूज़। काउंटर इस समय 4.5% ऊपर है, योर टेक? मेरा मानना है एक विजनरी मैनेजमेंट, अच्छे बिजनेसेस जो उनके पोर्टफोलियो में हैं और दे आर हैविंग नेक ऑन बिजनेसेस कि जहाँ पर पैसा बनेगा वहीं पे उन्होंने डाला, जैसे एनबीएफसी या दूसरे बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। और 5 साल बाद अब जो फार्मा का एक्सपेंशन भी आ रहा है, तो अब मेरा मानना है स्टॉक की और री रेटिंग होगी जरूर। 52 हफ्तों का यदि उच्चतम और निचतम स्तंभ देखें तो करीब 900 रुपये स्टॉक से स्टॉक डबल हो गया है, बट अभी भी इसमें पोटेंशियल नज़र आता है और मेरा मानना है कि अगले 1-1.5 महीने में स्टॉक बिल्कुल 2100 रुपये तक जा सकता है। यहाँ पे भी बाय करने की सलाह है। वाकई अगर आप देखें बाजार ने क्या मूव दिया है इस स्टॉक को। अब देखिए मार्च तक ये स्टॉक लगभग 1000 पे था और अब 1840। मैं आपको एक इनकी इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। मैं उस समय बॉम्बे में ही था जब इन्होंने वोडाफोन का स्टेक सेल किया था एक्विजिशन के बाद। तो इन्हें कई मर्चेंट बैंकर्स ने ये सलाह भी दी थी कि आप रुकिए थोड़ा, वोडाफोन का आईपीओ आने वाला है और वोडाफोन का आईपीओ क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है ये शेकअप कर देगा पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की वैल्यूएशंस को, तो आप रुके रहिए यहाँ पर। लेकिन वो एक जो नैक होती है ना बिजनेसमैन की, इन्होंने अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, तो इन्होंने तभी इनकैश किया इसे। अगर ये रुक गए होते तो उसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो हालत हुई है ना, ये सबको पता है ना। आज देखिए वोडाफोन खुद स्ट्रगल कर रहा है 1.5 साल से इशू के लिए। अगर आप देखें बीते 10 साल में सबसे अच्छे वैल्यूएशंस पे निकलने वाले आई थिंक एक ये होंगे और एक सहारा श्री होंगे, जब जेट वो सहारा को बेच के गए थे, एयर सहारा को बेच के गए थे। लोग कई बार कहते हैं कि कुंडी चटकनी लगा के वो हंसते भी होंगे। खैर अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 स्टॉक्स अपने जहन में जरूर रखिएगा, एक है कैनरा बैंक और साथ ही साथ पीएनबी। अगर आप देखें डेरिवेटिव्स में पीएनबी एक हो गया आई थिंक पीएनबी और एक कैनरा बैंक सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खींच के ले जा रहे हैं अपने साथ। भले ही स्टॉक बहुत चले ना हो लेकिन चार्ट के लिए बहुत अच्छे भी हैं। खैर निफ्टी अगर आप देखें अंतिम दौर में लगभग 21 अंक नीचे 8621 वर्सेस डे हाई ऑफ 8667। ये लगभग 47 अंक नीचे है इस वक्त डे हाई से, और डे लो से अगर आप देखें तो लगभग आज का डे लो रहा 8603, वहाँ से करीब 17-18 अंक ऊपर है। ये अगर आप देखें मेटल स्पेस आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस था और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं सेल की प्राइस परफॉर्मेंस है। अमूमन ये स्टॉक इतना भागता नहीं है लेकिन आज 4.25% ऊपर था, पूरा का पूरा सेक्टर था। माइनिंग स्पेस में अगर आप देखें आज स्ट्रॉन्ग मूव थे, लेकिन स्ट्राइक करने वाला काउंटर क्या था? कोल इंडिया, शानदार 347 का स्तर यहाँ पे, आई थिंक CY16 का नया हाई। लेकिन आईटी का आप देखें बास्केट आज इन्फोसिस को ऑलमोस्ट आप देखिए आरबीएस के झटके के बाद 1034 पे। टीसीएस आज सुबह से अनवाइंडिंग मोड में रहा, इसमें काफ़ी परेशानी थी। उसके बाद चीनी शुरू होते ही आज यू टर्न लिया तो के शुगर, मावाना, धामपुर, सिम्हावली शुगर, अपर गेंजे शुगर, सारे के सारे स्टॉक्स बैकफुट पे डिसाइसिव गिरा। देखिए अदानी पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो के बाद आज इसका रिट्रेसमेंट में जाना लाजमी था, वो हुआ। टीसीएस बैकफुट पे 62 रुपये नीचे, 2629 का स्तर यहाँ पे। टेक महिंद्रा लगभग 9 रुपये नीचे, 473 के स्तर पे। पावर ग्रिड 174 के स्तर पे 3 रुपये नीचे, और साथ ही साथ इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर। मार्केट्स क्लोज करीब 20 अंक नीचे 8621 पे। और जरा एक बार सारे इंडेक्सेस दिखा दीजिए एक बार एग्जैक्टली। निफ्टी बैंक ने क्या किया? निफ्टी बैंक ने आज एक अटेम्प्ट लिया अपने CY16 के नए हाई को छूने का। आज का इंटरडे हाई था 19,138 का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बट चार्ट के लिए अभी भी बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे, जिसे कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर बैठा हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये 19,200 के ऊपर डिलीवर करके कल मॉर्निंग में दिखा देंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे मानस, आज की क्लोजिंग जिस तरह की है? देखिए बहुत शांत क्लोजिंग है। जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि 8700 और 8550 की रेंज में जब तक निफ्टी ट्रेड करता है तब तक शायद यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म व्यू लेना थोड़ा मुश्किल होगा। और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हालांकि ये ज़रूर है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव है, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम 8900 के आसपास ज़रूर होंगे। गौरांग, क्विकली ये ऑटो एंसिलरी में आज जिस तरह का मूव देखने को मिला है, आपको लगता है सस्टेन करेगा एटलीस्ट फॉर फ्यू सेशंस? देखिए मिहिर, पिछले 3 तिमाही से मदरसन सुमी के जो यूएस से ऑर्डर है वो कम आ रहे थे। भारत फोर्ज में क्लास 1 ट्रक को लेकर के दिक्कत थी। एक्साइड इंडस्ट्रीज सर्वोच्चम ऊंचाई पर चल रहा है। अभी हमारा राजा बैटरी का जिक्र वीरेंद्र कर रहे थे। टायर स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं। तो मैं मानता हूँ ये छोटी मध्यम अवधि में दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका लंबी अवधि का जो निवेश है
उस पर आप अपनी विचारधारा बदल दें और निकलने की बात करें। मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमरा राजा बैटरी और सभी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के स्टॉक्स पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। एक स्टॉक को शायद हम डिस्कस करना भूल गए और जिसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, एस्कॉट्स। चलते थे देख लीजिए एक बार जरा, एस्कॉट्स की क्लोजिंग लगभग 312 पे, अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च रुपए। पता नहीं कौन सी खुराक मिली इसको जून जुलाई के महीने में, स्टॉक 180 से 312। आशीष, इस स्टॉक पे कमेंट आपका? ये कई सारे नए फंड्स की एंट्री हुई है वीरेंद्र इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो जिसके कारण से आप स्टॉक की एक री रेटिंग होता देख रहे हैं। और अभी मैनेजमेंट वो सारे स्टेप्स ले रहा है जिसके बाद वैल्यूएशन, ये रियल वैल्यूएशन कंपनी का बाहर आएगा। तो जैसे अभी ऑटोमोटिव सेक्टर को हाइव ऑफ किया, वर्डवे इंजीनियरिंग को उन्होंने, तो मेरा मानना है कि अभी थोड़ा फोकस्ड होकर कंपनी काम कर रही है, जिसका बेनिफिट अभी मार्केट कैप में भी देखने को मिल रहा है। और चूंकि अभी नए फंड्स एंटर हुए हैं तो मुझे लगता है 350, 370 तक ये स्टॉक अगले 1-2 महीने में जा सकता है। जो मैंने स्टॉक को 250 पे भी रिकमेंड किया था और अभी 310 में भी बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए आशीष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। गौरांग, आपका भी शुक्रिया, और मानस, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।